हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो सारे? बढ़िया। चलो, अपन पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण और ये फाइनली लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। खत्म हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। देखो, वैसे सारी चीजें अपन ने पढ़ ली हैं। उसमें मोनेरा जगत अपन ने पूरा पढ़ लिया था, प्रोटिस्टा जगत अपन ने पढ़ लिया, फंजाई जगत जो है वो भी अपन ने पढ़ लिया। क्या बचा अब भैया? प्लांटई जगत बच गया और जीव जगत बच गया। यार प्लांटई जगत जो है ना, उसको अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, ठीक है? क्योंकि एक पूरा चैप्टर देख रखा है पादप जगत का, ठीक है? वही बात करें अपन जीव जगत या फिर प्राणी जगत की, तो उसके लिए भी चौथा चैप्टर दे रखा है, एक पूरा चैप्टर दे रखा है, ठीक है? अब जो बचता है अपने लिए वो बचते हैं वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन। ये तो कुछ टॉपिक्स हैं जो बचते हैं, ठीक है? उनको अपन आज क्लियर करते हैं। तो क्या अपन पादप जगत और जंतु जगत जो है इनकी बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्या? छोटे छोटे पैराग्राफ दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? उनको देख लेते हैं कि उनमें क्या लिखा हुआ है। बाकी उनके बारे में अपन ज्यादा अपन पढ़ेंगे, वो जो पूरे चैप्टर दे रखे हैं यार उनकी, उन दोनों जगत के, तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ बातें उन पैराग्राफ में ऐसी लिख रखी हैं जो आगे कहीं नहीं आती, इसलिए उनको करेंगे अपन ना। छोटे छोटे पैराग्राफ है उनको कर लेते हैं। तो बात करते हैं पादप जगत की। तो पादप जगत के अंदर आप सबको पता है सभी यूकारियोटिक होंगे, बिल्कुल यूकारियोटिक होंगे। सारे के सारे स्वपोषी होंगे, बिल्कुल होंगे। इनमें क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल, ये तो आप सबको पता है। कोशिका भित्ति इनमें होती है, बिल्कुल होती है भैया। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। चलो, अब पादप जगत में कौन कौन आता है? शैवाल आते हैं जिनको अपन एल्गी बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सारे जो मिलकर क्या बनाते हैं? पादप जगत में सारे मेंबर आते हैं। शैवाल हो गए, ये किस में आएंगे? पादप जगत में। ब्रायोफाइट किस में आएंगे? पादप जगत में। टेरिडोफाइट किस में आएंगे? पादप जगत में। जिम्नोस्पर्म किस में आएंगे? पादप जगत। एंजियोस्पर्म किस में आएंगे? पादप जगत। तो ये सारे पादप जगत में आते हैं, ठीक है? अब एनसीईआरटी में यहां एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का बस इतना ध्यान में रखना, उसको समझेंगे अपन अगले चैप्टर में। पादप जगत वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें अपन समझेंगे इस लाइन का मतलब। अभी बस आपको इतना लाइन है जो है ये बस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? लाइन क्या है? द्विगुणित बीजाणु उद्भिद, ठीक है? द्विगुणित बीजाणु उद्भिद ये क्या बनाते हैं? बीजाणु बनाते हैं। और अगुणित युग्मको उद्भिद, ठीक है, ये क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। और ये किस चीज को दिखा रहे हैं? संतति एकाकरण को दिखा रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दिखा रहे हैं। अभी ये क्या होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? कोई मतलब नहीं है, अभी बस आपको इतना ध्यान में रखना है, आइडिया बस, ठीक है? चलो आगे बात करेंगे, अगले चैप्टर में आएंगे ना, तो डिटेल में अपन इसकी बात करेंगे। कुछ पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब क्या है? वही परपोषी, हेटेरोट्रोफिक होते हैं। तो आपको तो ये भैया, हमें तो ये पता है कि पौधे तो स्वपोषी होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि पादप जगत के मेंबर कैसे? तो स्वपोषी होते हैं। अब आप बोल रहे हो परपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो विषमपोषी होते हैं, आंशिक रूप से, पूरी तरफ से नहीं, आंशिक रूप से विषमपोषी होंगे। भैया आंशिक रूप से विषमपोषी होने का मतलब क्या है यार? वो पौधे अपना खाना किससे बनाएंगे? वो अपना खाना बनाते तो किससे हैं? स्वपोषी ही होते हैं वो, ठीक है? ऑटोट्रोफिक मतलब प्रकाश संश्लेषण करके ही अपना खाना बनाएंगे, ठीक है? लेकिन वो आंशिक रूप से क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। मतलब रियल में तो क्या है? वो स्वपोषी ही है, लेकिन आंशिक रूप से ना कुछ परसेंट वो क्या है? विषमपोषी। कुछ परसेंट का क्या मतलब हुआ यार? कुछ पौधे ऐसे एरिया के अंदर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। अब जो नाइट्रोजन की कमी होगी, नाइट्रोजन है ही नहीं उनके पास में, उन पौधों को नाइट्रोजन मिल ही नहीं रही, तो उनको कोई अलग जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करना पड़ेगा? वो पौधे क्या करते हैं? कीट जो होते हैं, आपके जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, इनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। उनको मारेंगे और उन जो कीट जो इनको मारा है उनसे वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। खाना नहीं चाहिए उनको, खाना खुद बना लेते हैं वो, लेकिन नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन लाए कहां से? तो क्या करते हैं? वो कीट जो है इनको मारना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन ले लेते हैं। इस डिटेल में आपको नहीं जाना है, एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई बातें, सिर्फ आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। जो आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं वो दो प्रकार के, कीट भक्षी पौधे जो कीटों को खाते हैं, कीटों को मारते हैं, ठीक है? खाते तो यही है। और दूसरे परजीवी। कीट भक्षी पौधे कौन कौन से हैं? ब्लेडरवोर्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट। ये तीन जो आपके एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके? कीट भक्षी पौधों के। वही बात करूं परजीवी की, परजीवी के एग्जाम्पल कौन से हैं? कैस्केटा, जिसको क्या बोलते हैं? अमरबेल, सुना होगा ये नाम तो आपने। तो अमरबेल जो है वो उसकी जड़ें नहीं होती, ठीक है? वो जमीन पे नहीं लगती, वो किसी दूसरे पौधों पर ही होती है। अमरबेल जो है वो मिट्टी में नहीं लगती है,
वो दूसरे पौधों के ऊपर ही लगती है। ठीक बात है। तो भैया ये खाना वाना कहां से लेती है? ये जो अमरबेल जो है वो दूसरे पौधों, जैसे ये मान लो एक पौधा है, ये एक पौधा है, अमरबेल जो है इस पौधे की जो ये स्टेम है, जो तना है, इसके अंदर की अपनी जड़ें घुसाएगी, मिट्टी के अंदर नहीं, उस पौधे के तने के अंदर अपनी जड़ें घुसाएगी और उस पौधे से क्या लेगी? अपना खाना खींचेगी। तो दूसरे पौधे से खींचेगी, है ना ये। तो ये अमरबेल इसका एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, बस खत्म। प्लांट जगत जो पादप जगत है इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर इतनी बातें, इसके बाद में अपन डिटेल में अगले चैप्टर में करने वाले ही हैं। ठीक है, जंतु जगत की बात कर लेते हैं। सभी यूकारियोटिक होंगे, बिल्कुल बात है, सही बात है। बहुकोशिक होंगे, बिल्कुल सही बात है। विषम पोषी होंगे, बिल्कुल सही बात है। दूसरों पर ही खाने पर निर्भर करते हैं अपन, है ना यार। आप हो गया, मैं हो गए, सारे अपन क्या है? जंतु ही है, जीव ही है ना, और प्राणी अपन। तो अपन खाना क्या है? खुद बनाते हैं क्या? अरे खुद तो बनाते हैं, वैसे रसोई में खुद खाना बनाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन गेहूं हो गया, चावल हो गए, ठीक है, इन्हीं से तो बनाते हैं ना। अपने आप ऐसे भाई धूप में खड़े हो गए, प्रकाश संश्लेषण कर रहा हूं मैं, तो ऐसे थोड़ा करते हैं। ठीक है, तो विषम पोषी कोशिका भित्ति इनमें नहीं होती, पता ही है। एनिमल्स के अंदर कहां कोशिका भित्ति होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। तो पढ़ते आ रहे हैं कब से, है ना। अब ये देखो, ये लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी की लाइन है, भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। अपन जो प्राणी हैं, जितने भी एनिमल्स जो हैं, वो भोजन के लिए अगर उनको खाना चाहिए तो वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किस पर निर्भर होंगे? पौधों पर ही निर्भर होंगे। भैया परोक्ष का मतलब क्या है? डायरेक्टली, अप्रोक्स इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर निर्भर होंगे? पौधों पर ही होंगे। जैसे मान लो मैं मीट नहीं खाता, मैं सिर्फ क्या खाता हूं? मैं शाकाहारी हूं, तो मैं क्या खाऊंगा? यही, ठीक है, जो आपके फल सब्जियां यही खाऊंगा ना। तो मतलब सीधा क्या, मैं डायरेक्टली क्या पौधों पर निर्भर हूं? मैं डायरेक्टली क्या है? पौधों पर निर्भर हूं। अगर वही कोई दूसरा इंसान जो मीट वगैरह खाता है, जो मांस खाता है, ठीक है, तो वो मांस खा रहा है, ठीक है, तो वो मांस खा रहा है, वो पौधों पर डायरेक्टली नहीं है। लेकिन जिस जीव का वो मांस खा रहा, मान लो वो बकरे का मांस खा रहा है, मान लेते एक बार एग्जांपल, बकरे का मांस खा रहा है, तो बकरे ने तो कम से घास खाया ना। बकरा तो वो था ना, हर्बीवोर था ना, वो तो शाकाहारी था ना, वो तो घास ही खाता था। ठीक है, समझ आई या नहीं आई? तो डायरेक्टली या तो पौधों पर निर्भर होंगे या फिर इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर होंगे। या फिर उसको ऐसे ले सकते हैं कि जो हिरण है जो है, उसने घास खाया, मतलब हिरण जो है वो किस पर निर्भर है खाने के लिए? वो डायरेक्ट पौधों पर निर्भर है ना। वही बात करूं मैं, शेर जो है, शेर ने खाया हिरण को, ठीक है, तो अब जो शेर है उसने तो मीट खाया है, लेकिन जिसका मीट खाया है ना, वो तो पौधों पर निर्भर है। तो यहां पर देखो एक चीज देखो, जो अब हिरण जो है वो परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है, और जो शेर है वो यहां पर अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जितने भी आपके प्राणी होंगे, जितने भी जानवर होंगे, वो पौधों पर तो निर्भर होंगे, चाहे वो डायरेक्टली निर्भर हो, चाहे वो इनडायरेक्टली निर्भर हो। चलो, भोजन को आंतरिक गुहा में पचाते हैं, बिल्कुल आंतरिक गुहा में पचाते हैं। अपन जितने भी आपके जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं, सारे के सारे जो भोजन खाते हैं और आंतरिक गुहा में अंदर जो है खाने को पचाते हैं। वही बात करूं मैं कवक वगैरह की, कवक बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपने एंजाइम्स को बाहर ही निकालते हैं, एंजाइम्स को बाहर निकालते हैं और जो मरी सड़ी गिली जो चीजें हैं उन पर निकालते हैं, फिर उनसे जो उनको पहले बाहर पचाते हैं, फिर उनको अंदर लेते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं? खाते हैं, अंदर शरीर के पचाते हैं। ठीक बात है। चलो, भोजन का ग्लाइकोजन और फैट वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। अपन भोजन को जो स्टोर किस रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन और फैट के रूप में अपन भोजन को स्टोर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रिया विधि विकसित होती है। जो उच्च कोटि के जीव होते हैं उनमें सेंसरी ऑर्गन हो जाते हैं। जब आप जैसे अपने अंदर बात करें, आंख है, कान है, ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन है ना। तो अपने अंदर सेंसरी ऑर्गन है। वैसे ही जो कीट वगैरह उनमें देखो एंटीना लगा होता है, वो क्या? सेंसरी ऑर्गन है। तो जो उच्च कोटि के जो जीव होते हैं उनमें सेंसरी ऑर्गन होते हैं और तंत्रिका प्रेरक क्रिया विधि होती है, मतलब उनके पास में दिमाग आ जाता है, नर्वस सिस्टम उनके अंदर होता है ना। चलो, अधिकांश इनमें चलन करने में सक्षम होते हैं। अधिकांश जो आपके प्राणी होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, अधिकांश जानवर जो हैं वो चलने में सक्षम होते हैं, चलन कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं। ठीक है, इधर उधर भाग सकते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में भ्रूण का विकास होता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। जो प्राणी, ये कुछ विशेषताएं, किसकी विशेषताएं? जंतु जगत की विशेषताएं हैं ये। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। लैंगिक जनन इनमें कैसा होता है? जानवरों के अंदर कैसा होता है? नर तथा मादा के संगम से होता है। ठीक है, और इनमें बाद में क्या है? भ्रूण बनता है। ठीक है, और भ्रूण का विकास होता है। ये सारी चीजें किसके अंदर देखने मिलती है? जानवरों के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। चलो, यहां पर पादप जगत और जो आपका जंतु जगत है, इनकी जो छोटे छोटे पैराग्राफ दे रखे थे उनकी बातें अपन ने कर ली। अब बात करेंगे लाइकेन की। लाइकेन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लाइकेन जो है वो क्या होता है? लाइकेन यार कोई एक जीव नहीं है।
ठीक है। लाइकेन कोई एक जीव नहीं है, तो भैया क्या है, लाइकेन दो जीवों का रिश्ता है, ठीक है। दो अलग अलग जीव हैं, उनके रिश्ते को क्या कहा आपने, लाइकेन कहा है। भैया कैसा रिश्ता यार, एक जीव है कवक मतलब फंजाई, और दूसरा जीव है आपका शैवाल एल्गी, ठीक है। कवक और शैवाल के बीच का ये रिश्ता है, मतलब कवक और शैवाल जो हैं दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। और आप देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि ये दो अलग अलग जीव हैं। जब कवक और शैवाल दोनों साथ में होंगे तो आप उनको देखकर ये नहीं बता सकते कि दो अलग अलग जीव यहां पर साथ में रह रहे हैं, आपको लगेगा ये तो कोई एक ही जीव है, ठीक है। इस प्रकार से इनका रिश्ता है कि ये इतने क्लोज रहते हैं कि किसी को पता नहीं लग सकता कि यहां पर दो जीव हैं, ये तो एक ही जीव है, इस प्रकार के लगते हैं। और इन दोनों के रिश्ते को जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन जो है उनमें दोनों का फायदा है, लाइकेन के अंदर दोनों जीवों का फायदा है, शैवाल का भी फायदा होता है और कवक का भी फायदा होता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया प्लस प्लस, ठीक है। और ये कंडीशन कैसी है, सहजीवी। मैंने आपको बताया था एक होता है परजीवी, एक होता है सहजीवी। परजीवी में भी क्या होता है, एक जीव जो वो दूसरे जीव के साथ में रहता है या फिर दूसरे जीव के ऊपर रहता है या फिर दूसरे जीव के अंदर रहता है, वो परजीवी। क्या फर्क है, परजीवी के अंदर क्या होता है, रहता तो एक जीव दूसरे जीव के ऊपर है या फिर दूसरे जीव के साथ में रहता है, लेकिन एक का फायदा एक का नुकसान होता है, ठीक है। वही मैं बात करूं सहजीवी की, तो एक जीव जो है वो दूसरे जीव के साथ में रहता है और दोनों का फायदा होता है यहां पे, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी है, सहजीवी, क्योंकि दोनों का क्या आ रहा है, फायदा, प्लस प्लस मतलब दोनों का फायदा हो रहा है, ठीक है। ये शैवाल और कवक का रिश्ता है, ठीक है। शैवाल वाले भाग को क्या कहेंगे, शैवालांश कहेंगे, और कवक वाले भाग को क्या कहेंगे, कवकांश कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहेंगे, माइकोबायोन्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, माइकोबायोन्ट। जो कवक वाला भाग है, लाइकेन एक जीव मान लो, लाइकेन के अंदर दो प्रकार के जीव है अलग अलग, ठीक है। एक है आपका कवक और दूसरा आपका एल्गी। जो आपका कवक है उसको क्या कहेंगे, पर हिंदी में बात करें तो कवकांश कहेंगे, इंग्लिश में माइकोबायोन्ट कहते हैं। भाई मैं बात करूं शैवाल की तो हिंदी में शैवालांश कहते हैं, ठीक है, शैवाल अंश कहते हैं, और इंग्लिश में इसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, फाइकोबायोन्ट, ठीक बात है। चलो यहां पर एक चीज समझो, ये जो शैवाल और कवक का जो मैंने आपको रिश्ता बताया है लाइकेन, ठीक है, ये ऐसे समझो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है, ठीक है। ये कैसा रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। अब यहां से अपन एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहां ऐसे मान लो कि हस्बैंड जो है वो बाहर कमाने जा रहा है और वाइफ जो है हाउस वाइफ है, ठीक है। वो घर में घर संभाल रही है और खाना वगैरह बना रही है, ठीक है। और जो हस्बैंड है वो बाहर कमाने जा रहा है, पैसे ला रहा है, ठीक है, घर बनवा रहा है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, आपका हस्बैंड कर रहा है। तो यहां पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। अब यहां पर वाइफ कौन है, वाइफ यहां पर है आपकी एल्गी, जो शैवाल है वो क्या वाइफ है, और जो हस्बैंड है वो कौन है, कवक, ठीक है। तो वाइफ का काम क्या है, इसको एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत घुसाना, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह समझना कि वाइफ खाना क्यों बनाए, हस्बैंड खाना नहीं बना सकता, ये सारी चीजें नहीं, ठीक है। चलो वाइफ जो है वो खाना बनाएगी, ठीक बात है, खाना बनाएगी। तो यहां पर जो शैवालांश है, शैवाल कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब खाना कौन बनाएगा, शैवाल, तो वाइफ है, ठीक है। कवक का काम क्या है, बाहर जाएगा, ठीक है, कमाएगा और लाके घर में पैसे देगा, उससे क्या राशन आएगा, खाना बनाएंगे, ठीक है, और घर वगैरह बनाएंगे, ठीक है। चलो तो कवकांश कैसा हो जाएगा, कवक जो है वो कैसा होगा, परपोषी, मतलब खाना, शैवाल खाना बनाते हैं, ठीक है, और कवक जो परपोषी मतलब जो खाना बनेगा उसको खाएगा, ठीक है। शैवाल जो भोजन संश्लेषित करता है, खाना बनाता है, ठीक है। कवक जो है आश्रय देता है, मतलब घर बनाने का काम किसका होगा, भाई कमाने कौन जा रहा है, हस्बैंड कमाने जा रहा है, तो कवक कमाने जा रहा है तो घर भी वही बनाएगा, तो आश्रय कौन देता है, कवक, ठीक है। खनिज एवं जल का अवशोषण कौन करेगा, कवक, ठीक है। खनिज हो गए, जल हो गए, इनका अवशोषण कौन करेगा, कवक, क्योंकि कवक क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। तो कवक जो है बाहर जाएगा, कमा के तो लाएगा ही लाएगा, उसके बाद में जो राशन जो पानी है वो भी कौन लेके आएगा, हस्बैंड ही लाएगा, ठीक है। वाइफ तो खाना बना सकती है, घर का संभाल सकती है घर को, है ना। चलो तो ये सारे काम किसके हो गए, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, इससे बन समझ सकते हैं इसको ना। चलो वापस एक बार रिपीट करूंगा, लाइकेन जो है वो एक सहजीवी का एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइकेन के अंदर दो जीव हैं, एक है आपका कवक और दूसरा है आपका एल्गी। एल्गी हिंदी में शैवाल, इसको शैवालांश कहेंगे, जो कवक वाला भाग होगा उसको शैवालांश कहेंगे, और दूसरी बात करूं कवक की तो उसको कवकांश कहेंगे। इंग्लिश में बात करूं तो कवक वाले भाग को कहेंगे माइकोबायोन्ट, और जो आपका शैवाल वाला भाग है उसको कहेंगे फाइकोबायोन्ट, ठीक है बात है।
शैवाल जो है वो क्या है, स्वपोषी है, और वही बात करूं कवक की तो वो परपोषी है, कि शैवाल जो है वो खाना खुद संश्लेषित करता है, और वही बात करूं कवक की तो वो तो परपोषी, तो खाना से जो शैवाल खाना बनाएगी उसी को वो खाएगा। ठीक है, कवक का काम क्या है, कवक जो है वो आश्रय देता है, किसको, दोनों को आश्रय देगा, रहने की जगह देगा, उसके अलावा जो खनिज है, जल है, उनका अवशोषण करके देता है किसको, कवक को, ताकि वो खाना बना सके बढ़िया से। चलो, तो यहां पर देखो दोनों का फायदा हो रहा है, ये खाना इसको बना के दे रही है तो कवक का फायदा हो रहा है, और कवक इसको क्या दे रहा है, आश्रय दे रहा है, और उसको खनिज और जल का अवशोषण करके दे रहा है, दोनों का आपस में फायदा हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। ठीक है, अच्छे संकेतक हैं। ठीक है, लाइकेन जो है वो प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, और खास करके किसके, SO2 के संकेतक हैं। कौन से प्रदूषण के, SO2। ठीक है, अब ये SO2 के, ये प्रदूषण के कैसे संकेतक हैं, जहां पर प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन जो है वो नहीं उगते हैं। ठीक है, जहां पर भी, जिस भी जगह पर क्या होगा, प्रदूषण होगा, वहां पर लाइकेन नहीं उगते, प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं लाइकेन, इसलिए लाइकेन जो है प्रदूषण के अच्छे संकेतक माने जाते हैं। याद समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लाइकेन जो है वो प्रदूषण के अच्छे संकेतक माने जाते हैं। एक बार मैं पानी पी लूं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनका रिश्ता इतना क्लोज होता है ना कि कोई देख के नहीं, ये नहीं बता सकता कि यहां पर दो जीव एक साथ में रह रहे हैं, अपन को लगेगा एक ही जीव है। तो यहां पर ये बात लिख रही है, इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि ये दो अलग अलग जीव हैं, अनुमान लगाना असंभव है। ठीक है, चलो ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस है। लाइकेन हो गया। अब बात करेंगे माइकोराइजा की। माइकोराइजा भी यहां नहीं, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आगे ट्वेल्थ में वैसे पढ़ के आए हैं अपन इस चीज को, लेकिन हम रिपीट कर लेते हैं क्या ही जा रहा है। ठीक है, ट्वेल्थ में इस चीज को पढ़ के आए अपन, माइकोराइजा। प्लस प्लस का ये भी, ठीक है, प्लस प्लस का रिश्ता है, मतलब दोनों का फायदा होगा, दो जीव साथ में रहेंगे, दोनों का फायदा होगा। सहजीवी, यहां पर दो जीव कौन कौन से हैं, एक तो कवक, ठीक है, कवक होगा। दूसरा जीव कौन है, जो उच्च पादप जो है उनकी जड़ें, ठीक है, कवक जो है वो किसके साथ में रहेगा, उच्च पादप जो है उनकी जड़ों के साथ में रहेगा। तो इस जो रिश्ते को क्या कहेंगे अपन, माइकोराइजा कहेंगे। जो कवक है और जो उच्च पादप है, दोनों की जड़ें, उच्च पादपों की जड़ें और कवक दोनों साथ में जब रहेंगे, उस रिश्ते को क्या कहेंगे अपन, माइकोराइजा। ठीक है, उच्च पादप आपके जिम्नो और एंजियो हो गए। कवक, कवक का जो कवक जाल है उसके कारण क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, कवक का जो कवक जाल है उससे क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, इसकी ये जड़ें हैं, ठीक है, ये जड़ें हैं, और इनके साथ में क्या कवक है, और कवक के अंदर क्या कवक जाल है। उस कवक जाल के होने के कारण क्या है, उसका सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा। सतह क्षेत्र जब बढ़ेगा तो वो ज्यादा दूर से क्या करेगा, जमीन के अंदर जड़ें हैं, बिल्कुल जड़ें हैं जमीन के अंदर, जमीन के अंदर ही वो कवक जाल, कवक लग गया उसके साथ में, तो क्या बन गया, माइकोराइजा बन गया। अब कवक क्या फायदा पहुंचा सकता है, कवक के अंदर क्या है, कवक जाल है, बिल्कुल है। कवक जाल होने के कारण जो जड़ें हैं उनका क्या बढ़ जाएगा, सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या करेगा, प्लांट के लिए खनिज और जल का अवशोषण करते हैं। जो कवक जाल के कारण क्या होगा, उनका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा एरिया से वो पानी और खनिज जो है उनको अवशोषित कर सकते हैं और प्लांट को दे सकते हैं। फिर बात करें उच्च पादपों की जड़ें, वो क्या क्या करती हैं, वो कवक को भोजन प्रदान करती हैं। यहां पर देखो जो आपकी उच्च पादपों की जड़ें हैं वो इस कवक को खाना देती हैं, और कवक क्या करता है बदले में, सतह क्षेत्र बढ़ा देता है कवक जाल के होने के कारण, और ये जो सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा तो क्या होगा, खनिज और जल का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा करके देंगे इनको जड़ों को, और जड़ें इनको भोजन देती हैं। ऐसे दोनों आपस में प्लस प्लस का काम है, दोनों आपस में एक दूसरे का फायदा करेंगे और बड़े से रिश्ता चलता है। इसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा। चलो अब बात करेंगे वायरसेस। वायरसेस की बात करते हैं, ध्यान से सुनना बातों को, सिंपल है बिल्कुल, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन तथा अकोशिक जीवों का उल्लेख नहीं किया गया है। जो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, वीटेकर ने। वीटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसके अंदर वीटेकर साहब ने वायरस, लाइकेन और जो अकोशिक जो जीव हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया, कोई उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया, ठीक है, अभी उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये लाइकेन तो भैया हमने पढ़ लिया, लेकिन ये अकोशिक जीव कौन कौन से हैं, वो आपके वायरस, वायरोइड्स और प्रोएंस। ठीक है, ये 3 जो है वो क्या है, अकोशिक जीव हैं। ठीक है, और इनको अकोशिक जीव क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वास्तविक जीव नहीं है। ठीक है, या फिर वास्तविक जीवित नहीं है, या फिर वास्तविक जीवित जीव नहीं है। ठीक है,
क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वायरस जो है ना, वायरस जो है अगर किसी कोशिका से बाहर पड़ा है, वायरस जो है किसी के शरीर से या फिर किसी कोशिका से बाहर है, ठीक है, तो वो क्या है, वो उस टाइम पर कोई एक्टिविटी आपको नहीं दिखाएगा, बिल्कुल वो क्या है, मृत समान है, ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, उसको क्या कह सकते हैं अपन, नॉन लिविंग है, ठीक है, निर्जीव की तरह रहेगा। लेकिन जैसे ही वो वायरस किसी कोशिका के अंदर चला जाता है, किसी जीव के अंदर चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, जीवित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का वो क्या है, रूप दिखाता है। अगर वो बाहर रहता है किसी भी मेजबान से या फिर किसी भी कोशिका से, किसी भी शरीर से, तो वो क्या रहेगा, निर्जीव की तरह रहेगा। और जैसे ही वो किसी सेल के अंदर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, ठीक है। इनके लिए इसको क्या कहते हैं, अकोशिक जीव कहते हैं, वास्तविक जीव नहीं है ये, ठीक है। इसलिए इनको इसमें 5 जगत वर्गीकरण में नहीं रखा गया, ठीक है। सजीव कोशिका के बाहर इनकी संरचना रवेदार क्रिस्टलाइन होती है ना। कोई भी सजीव कोशिका है, अगर ये उससे बाहर है, नहीं बाहर पड़े वायरस, तो इनकी जो संरचना है वो कैसी होगी, रवेदार होगी, क्रिस्टलाइन होगी, क्रिस्टल जैसी इनकी संरचना होगी। ये अकोशिकीय है, बता दिया मैंने अभी आपको ना। जब ये किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, वायरस है, ये एक कोशिका है, वायरस आया इसको संक्रमित कर दिया। जैसे ही उस कोशिका को क्या करेगा, संक्रमित करेगा, तो क्या करेगा, वायरस इस पूरी कोशिका की जितनी मशीनरी है अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो जब ये किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, कौन कर देते हैं, वायरस। वायरस जो है जब किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। मेजबान कौन होगा, होस्ट को कहते हैं। जिस कोशिका के अंदर वायरस जाएगा, ठीक है, तो जिस कोशिका के अंदर गया है वो कोशिका क्या है, मेजबान है, ठीक है। चलो वापस समझते हैं एक चीज बार। जब ये किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, कौन कर देते हैं, वायरस। वायरस जो है किसी कोशिका को जब संक्रमित कर देंगे, तो क्या होगा, मेजबान जो कोशिका है उसकी मशीनरी को अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जिस भी कोशिका को ये संक्रमित करेंगे, उसकी कोशिका की मशीनरी को क्या करेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। कंट्रोल में लेके क्या करेंगे, अपनी प्रतिकृति बनाने में उपयोग करते हैं उस मशीनरी का। अपनी क्या करेंगे, अब खुद का रेप्लिकेशन कराने में, खुद की प्रतिकृति बनाने में क्या करते हैं उसका उपयोग करते हैं उस मशीनरी का। क्योंकि मशीनरी कंट्रोल में आ गई तो फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, अपनी ही प्रतिकृति बनाते हैं। जैसे नेताओं की बात करें, नेता जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही सरकार में आते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लग जाते हैं, ठीक है। पूरी सत्ता को अपने कंट्रोल में आ जाती है, उनकी पूरी जो सत्ता है, सरकार जब उनके कंट्रोल में होती है, जैसे ही उनके कंट्रोल में आई वो अपनी प्रॉपर्टी बनाने लग जाते हैं। सेम वायरस है, ठीक है। जैसे ही वायरस किसी कोशिका को संक्रमित करेगी और वो उसकी सारी मशीनरी को अपने हाथ में ले लेती है और उसके बाद में अपनी ही प्रतिकृति बनवाती है, ठीक है, अपनी प्रतिकृति बनवाती है और मेजबान को मार देते हैं, ठीक है। जो मेजबान कोशिका है वो मर जाएगी भाई, ठीक है। चलो, अब वायरस जो है वो बना होता है दो चीजों से बना होता है। वायरस जो है, वायरस के अंदर 2 चीजें ही होती हैं, कोई ज्यादा खास बड़ी चीजें नहीं होती वायरस के अंदर। वायरस के अंदर 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। 2 चीजें क्या है, एक तो प्रोटीन आवरण है और दूसरा आनुवांशिक पदार्थ। 2 चीजों से मिलकर वायरस जो है वो बना हुआ होता है। एक तो आपका प्रोटीन आवरण होता है, प्रोटीन का आवरण होता है, प्रोटीन जिसको कोट कहते हैं इंग्लिश में, प्रोटीन का कोट, ठीक है। और इसको कैप्सिड कहा जाता है। इस प्रोटीन के आवरण को क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। तो आपका जो वायरस है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो प्रोटीन का आवरण होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है, दूसरा इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। मतलब क्या, किसी भी वायरस के अंदर दोनों आरएनए और डीएनए पाए जा सकते हैं क्या, नहीं पाए जा सकते हैं। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों साथ में पाए जाते हो, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। लेकिन क्या रियल में ऐसा है कि भाई कोई ऐसा वायरस है ही नहीं जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों साथ में पाए जाते हो? तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आरएनए और डीएनए होते हैं, लेकिन अपन उनकी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी ये लिखती है कि या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों साथ में पाए जाते हो। एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है, तो अपन उन एग्जाम्पल्स की बात क्यों ही करें जिनमें आरएनए और डीएनए दोनों होते हो। अपन को कंफ्यूजन थोड़ी ना बढ़ानी है, अपन को तो एग्जाम क्लियर करनी है, ठीक बात है। चलो, तो आरएनए या फिर डीएनए क्या है, इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। चलो,
अब बात करेंगे इधर प्रोटीन आवरण, इसको क्या कहेंगे कैप्सिड, ठीक है। अब जो कैप्सिड जो है ना वो छोटी छोटी इकाइयों से बनी हुई होती है जिन्हें क्या कहते हैं अपन, पेटी कोशक कहते हैं, इंग्लिश में कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, वायरस जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, क्या क्या भैया, एक तो प्रोटीन का आवरण होता है, ठीक है, बाहर ये देखो, बाहर ये प्रोटीन का आवरण है, अंदर ये क्या है, आरएनए या फिर डीएनए है, बस ये वायरस है। बाहर ये प्रोटीन का आवरण हो गया और अंदर क्या है, डीएनए फिर आरएनए, यही वायरस है, ठीक है। तो दो चीजें इसमें, प्रोटीन का आवरण जिसको अपन क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे, ठीक है, और अंदर क्या है, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या फिर डीएनए। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों साथ में पाए जाते हो, एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए इसे ही अपन मानेंगे, ठीक है। कैप्सिड जो है, जो प्रोटीन का आवरण जिसको अपन कैप्सिड कहेंगे, वो जो प्रोटीन का आवरण है वो छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ होता है, जिनको उन इकाइयों को क्या कहते हैं अपन, पेटी कोशक कहते हैं, और इंग्लिश में कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पेटी कोशक जो है आनुवंशिक पदार्थ को संरक्षित करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, ये जो प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन का जो आवरण है इसका काम क्या है, जो आनुवंशिक पदार्थ है उसको उनको संरक्षित करना है ना। तो देखो ऐसे, ये प्रोटीन का आवरण है, इसके अंदर क्या है आपका आनुवंशिक पदार्थ, तो आनुवंशिक पदार्थ को क्या कर रहा है, ये संरक्षित कर रहा है, कौन, प्रोटीन का जो आवरण है, ठीक है। ये जो पेटी कोशक है, जो कैप्सोमियर जो है वो कुंडलिनी भी हो सकते हैं, कुंडलिनी भी हो सकते हैं, मतलब हेलिकल या फिर बहुफलक ज्यामिति पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री वाले भी हो सकते हैं। मतलब इनकी किस हिसाब से अरेंज होंगे ना, किस हिसाब से अरेंज होंगे, मतलब ऐसे, ये ऐसे कुंडलिनी होंगे, ठीक है, हेलिकल होंगे, ऐसे 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 होंगे, ठीक है, ऐसे 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 होंगे, या फिर ये पॉलीहेड्रल होंगे। अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा, है ना। चलो, प्लांट वायरस के अंदर किस प्रकार का आरएनए पाया, क्या कैसा, किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, वापस बोलूंगा, थोड़ी जीभ लड़खड़ा गई, ठीक है। जो प्लांट वायरस है उनके अंदर किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लांट वायरस जो है उसके अंदर ऐसे वायरस जो प्लांट के अंदर प्लांट को इन्फेक्ट करते हो, प्लांट के लिए संक्रामक होते हो, उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एसएस आरएनए पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, एक लड़ी वाला आरएनए पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज के अंदर, बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उनको क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफाज कहेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज कैसे होते हैं, मुख्यतः तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होते हैं। मुख्यतः कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सभी नहीं, मुख्यतः डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होते हैं, मतलब दो लड़ी वाले डीएनए वाले होते हैं ना। चलो, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको यहां पे, मतलब क्या इसका, मैंने आपको बताया वायरस दो चीजों से बनके बना हुआ होता है, प्रोटीन आवरण और आनुवंशिक पदार्थ। तो प्रोटीन आवरण और आनुवंशिक पदार्थ दोनों में से संक्रामक कौन सा है, संक्रमण करता कौन सा है, तो जो आनुवंशिक पदार्थ है वो संक्रामक होता है, वही संक्रमण करता है। प्रोटीन आवरण का काम सिर्फ आवरण है, ठीक है, उस पर बाहर दीवार बनाने का काम है, जो मेन काम है वो कौन करेगा, आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। चलो, बैक्टीरिया बता दिया मैंने, बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस, ठीक है। मुख्यतः कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। एनिमल वायरस कौन कौन से हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, एक लड़ी वाला आरएनए भी हो सकता है, दो लड़ी वाला आरएनए भी हो सकता है, और दो लड़ी वाला डीएनए भी हो सकता है। ये बातें आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब कुछ आपके बैक्टीरियोफाज के एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने आपको मुख्यतः कैसे बताई, मुख्यतः आपके बैक्टीरियोफाज कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होते हैं, मतलब ऐसे डीएनए वाले जो दो लड़ी के डीएनए हैं ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जिनमें दो लड़ी वाले डीएनए नहीं है, ठीक है, एक लड़ी का डीएनए है, एक लड़ी का आरएनए है, इसलिए मैंने क्या लिखा, मुख्यतः, ठीक है, हमेशा नहीं, मुख्यतः, ठीक है, मोस्टली ऐसे होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है 5X174 बैक्टीरियोफाज का नाम है ये, ठीक है, ध्यान रखना। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके अंदर, एक लड़ी वाला डीएनए होता है इसके अंदर। क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इसके अंदर एसएसआरएनए, एक लड़ी वाला आरएनए होता है, ठीक है। चलो, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करें कुंडलिनी, हेलिकल और बहुफलक ज्यामिति वाले पॉलीहेड्रल, इसके एग्जांपल क्या है, तो हेलिकल का एग्जांपल है टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री, इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज, जिसको इंग्लिश में जीवाणु, हिंदी में जीवाणु भोजी भी कहते हैं। अभी आपको पता लगी गया, मैंने आपको बताया बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हो उनको बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक है। तो जीवाणु भोजी का मतलब भी वही है, तो जीवाणु को मारता हूं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, उन वायरस को कहेंगे जीवाणु भोजी, ठीक है। अब इसकी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं जो एनसीईआरटी में दे रखी है। चलो, ये देखो भाई,
ठीक है, ये क्या है, किसका डायग्राम है, टोबैको मोज़ेक वायरस का टीएमवी का एग्जाम का डायग्राम है ये ना। तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी को उसको टीएमबी लिख रखा है ना, तो यहाँ पर टीएमवी आएगा। ठीक है, तो ये आपका टीएमवी का एग्जांपल है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ये आरएनए को दिखा रखा है, आरएनए, ये किसको दिखा रहा है, कैप्सिड। ये होंगे तो वैसे कैप्सोमियर होंगे, लेकिन यहाँ पर कैप्सिड दिखा रहा है तो अपन को कैप्सिड ही याद रखना है। चलो, ये आपका किसका डायग्राम है, जीवाणु भोजी, जो आपका बैक्टीरियोफाज है उसका एक डायग्राम है। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के पता होना चाहिए आपको। अब कुछ वायरल रोगों की बात कर लेता हूं, अब एग्जाम्पल आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वैसे अपन ये मानव स्वास्थ्य तथा रोग में अपन पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। मम्स है, मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स हो गया, आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स, हर्पीस। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, कुछ वायरल रोग हैं, जो ऐसे रोग जो वायरस से होने वाले हैं। चलो, पादप रोग के लक्षण। अब एनसीईआरटी में क्या लिखे हुए हैं, कुछ पादप रोग हैं जिनके लक्षण लिखे हुए हैं। अगर वो पादपों के अंदर वो रोग होते हैं तो पादप के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो लक्षण लिखे हुए हैं। और यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यार मस्त क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पौधों में मोजेक बनना। ठीक है, पौधों के अंदर कोई रोग होगा तो सबसे पहला लक्षण क्या दिखाई देगा, पौधों में मोजेक बनना स्टार्ट हो जाएगा। मोजेक का मतलब क्या होता है, ये मान लो पत्ती है, ठीक है, ये मान लो क्या है, पत्ती है, तो पत्ती पर क्या धब्बे 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 से बनने, सफेद 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 धब्बे धब्बे से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, पीले पीले सफेद सफेद धब्बे जो है वो पत्तियों पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, मोजेक। तो पौधों में मोजेक बनना। ठीक है, दूसरा लक्षण दिखाई देगा, वो क्या दिखाएगा, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पत्तियां जो है मुड़ने लग जाएंगी। ठीक है, कर्ल होने लग जाएंगी, रोल होने लग जाएंगी। फिर अगला जो है पीला होना, पत्ती जो है वो पीली पड़ जाएंगी, पीली पीली होने लग जाएंगी। तो आप देखते हो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो जिनकी पत्तियां जो पीली हो जाती हैं। ठीक है, वरना तो हरी होनी चाहिए लेकिन पीली हो जाती हैं। उनकी जो शीरा है वो स्पष्टता, मतलब शीरा जो है वो दिखाई देने लग जाती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है, मतलब स्पष्ट हो जाती है वो। ठीक है, क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की कमी आ जाती है। पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी होगी तो उनका हरापन जो वो खत्म हो जाएगा, और जो उनकी नशे हैं, ठीक है, जो शिराएं हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देने लग जाएंगी, पत्तों में से आर पार आपको दिखाई देने लग जाएंगी कि इस पत्ते की यहां यहां नशे आ रही हैं। उसके अलावा ये पीली पड़ जाएंगी, पत्तियां जो पीली पड़ जाएंगी। तो ये कुछ लक्षण हैं। और यह आपका है कि अगर कोई पौधे के अंदर रोग होगा तो बौना रहेगा, पौधा जो ज्यादा लंबा नहीं होगा, और उसकी अवरुद्ध वृद्धि होगी, मतलब वृद्धि ज्यादा बढ़िया नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ लक्षण हैं, लक्षण है कुछ, ठीक है, जो आपको याद पे रखने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की सारी चीजें। अब कुछ साइंटिस्ट दे रखे हैं जिन्होंने वायरस पे काम किया, उन साइंटिस्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुन देखो। सबसे पहले साइंटिस्ट है डिमिट्री आइवानोस्की। ठीक है, 1892 की बात है। इन साइंटिस्ट साहब ने क्या किया, तंबाकू मोजेक रोग देखा। इन्होंने क्या देखा, तंबाकू मोजेक रोग। आज तो हमें एक बात पता है कि जो तंबाकू मोजेक रोग है ये कौन करता है, ये टीएमवी जो है, जो टीएमवी वायरस है वो करता है। आज हमें ये बात पता है, लेकिन उस टाइम पर डिमिट्री साहब को ये बात नहीं पता थी। ठीक है, तो उनको ये बात पता लगी तंबाकू मोजेक रोग जो है, ठीक है, एक रोग तो है, तो उन्होंने कहा कि ये रोग करता कौन है। तो उनको नहीं पता कि वायरस होता है, एक वायरस जैसी कोई चीज भी है, उनको नहीं पता था ये बात, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो तंबाकू मोजेक रोग है वो होता किसकी वजह से है, तो कहा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो बैक्टीरिया से छोटे हैं। ठीक है, उस टाइम तक वायरस को नाम नहीं दिया गया था कि भाई ये वायरस होते हैं, नहीं जी, ये बात हो रही है 1892 की। तो डिमिट्री साहब ने टोबैको मोजेक रोग देखा और कहा कि ये जिन जीवाणुओं की वजह से हो रहे हैं, जिन जीवों की वजह से ये रोग हो रहा है ना, वो बैक्टीरिया से तो छोटा है। ठीक है, ये बात तो उनको पता लग गई। कैसे पता लगी, पता ऐसे लगी कि ये जो रोग जिस जीव की वजह से हो रहा था उसको किससे भेजा गया, किससे पास कराया गया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उसको पास कराया गया। अब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर की बात मैंने आपको पहले भी करी थी, माइकोप्लाज्मा के अंदर भी करी थी। तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर ऐसे फिल्टर होते हैं, ऐसे छानने वाली छलनी होती हैं जिनमें से बैक्टीरिया जो है वो आर पार नहीं जा सकता। ठीक है, अगर बैक्टीरिया से कुछ छोटा होगा तो वो उसमें आर पार जा सकता है, लेकिन बैक्टीरिया उसमें नहीं जा सकता, उस छलनी से आर पार नहीं जा सकता। तो डिमिट्री साहब ने एक चीज देखी कि जब उन्होंने वो छलनी लगाई तो ये जो है टोबैको मोजेक रोग करने वाला जो जीव था वो छलनी में से चला गया अंदर। मतलब क्या हुआ कि वो बैक्टीरिया से छोटा है। अगर वो बैक्टीरिया जितना होता तो वो इस छलनी में से नहीं जा सकता, क्योंकि वो कैसी है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है। ठीक है, छलनी में से चला गया, मतलब ये बैक्टीरिया से छोटा है। तो बैक्टीरिया से तो छोटे हैं, तो ये किससे पता लगा, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजर सकते हैं ये। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए
एमडब्ल्यू बीजरनिक। डिमिट्री साहब ने इतना ही कहा, ठीक है, वायरस के बारे में इतना ही कहा कि बैक्टीरिया से छोटे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जा सकते हैं, ठीक है। फिर एमडब्ल्यू बीजरनिक 1898 के अंदर आए, ठीक है। इन्होंने कहा, इन्होंने किया क्या, पहले तो समझो इन्होंने क्या किया। इन्होंने किया कि एक तंबाकू मोजेक जो रोग से जो संक्रमित जो पौधा था उसको लिया, ठीक है, एक पौधे को लिया जो संक्रमित तंबाकू का पौधा है उसको लिया, और उस पौधे में से क्या निकाला, उसका रस निकाल लिया, उससे तरल पदार्थ जो है वो निकाल लिया। भाई एक पौधा लिया तंबाकू का जो क्या है, संक्रमित है, बिल्कुल संक्रमित है, उससे मैंने क्या निकाला, उसका रस निकाल लिया। ये इधर पौधा है जो संक्रमित है, तंबाकू का पौधा, इससे मैंने रस निकाल लिया उसका। और फिर मैंने क्या किया, इधर एक दूसरा पौधा लिया जो स्वस्थ पौधा है, किसका, तंबाकू का स्वस्थ पौधा है, मैंने जो रस निकाला है किसका, संक्रमित वाले पौधे का जो मैंने रस निकाला है उसको मैंने किस में डाल दिया, स्वस्थ वाले पौधे में डाल दिया। जैसे ही मैंने स्वस्थ वाले पौधे में उसको डाला उस रस को, तो मैं क्या देखता हूं, जो स्वस्थ पौधा था वो भी क्या हो गया, संक्रमित हो गया, ठीक है। तो ये पहले ही समझो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एमडब्ल्यू बीजरनिक साहब ने क्या किया, संक्रमित तंबाकू के पौधे से तरल निकाला, जो पौधा संक्रमित था उससे तरल निकाला, तरल निकाल के क्या, स्वस्थ स्वस्थ तंबाकू के पौधे में इंजेक्ट कर दिया, स्वस्थ जो पौधा था तंबाकू का उसमें इसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने क्या देखा कि स्वस्थ तंबाकू का जो पौधा है वो भी संक्रमित हो गया, वो भी क्या हो गया, संक्रमित हो गया। तो ये सारी चीजें देख के इन्होंने क्या किया, एक लाइन दी उन्होंने तरल को क्या कहा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। जो तरल उन्होंने निकाला था, किससे निकाला था, संक्रमित पौधे से, ठीक है, तरल निकाला, किस में डाला, स्वस्थ पौधे में, और फिर वो देखते हैं कि जो स्वस्थ पौधा था वो भी क्या हो गया, संक्रमित हो गया। तो इन्होंने इस तरल को क्या नाम दिया, तरल को नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये लाइन आपको एज इट इज आपको याद रखनी है, ठीक है, ऐसी की ऐसी, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, संक्रामक जीवित तरल। इस लाइन का मतलब क्या है, ऐसा तरल जो क्या है, ऐसा जीवित तरल जो क्या है, संक्रामक है, ठीक है, ऐसा तरल जो क्या है, संक्रामक है। वायरस का अर्थ क्या होता है, विष या फिर जहरीला, ये भी आपको बताना चाहिए। नए जीव को वायरस नाम जो है वो बीजरनिक ने दिया था। अब ये एनसीआर अलग अलग जो एडिशन है एनसीईआरटी की, उसमें एक यार ये इशू है, कुछ पहले की एनसीईआरटी में पाश्चर की बात करी गई, ये जो वायरस नाम है पाश्चर ने दिया था, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी उनमें डिमिट्री का लिखा हुआ है, लेकिन जो अब नई एनसीईआरटी आई है उसमें किसका नाम है, एमडब्ल्यू बीजरनिक साहब का नाम है, कि जो वायरस नाम जो है वो किसने दिया, एमडब्ल्यू बीजरनिक साहब ने दिया। इसलिए अपन भी किसको याद रखेंगे, एमडब्ल्यू बीजरनिक साहब को याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम अपन को कब देना है, 2024 में देना है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग ही अपन को याद रखना है, ठीक है। तो जो नए जीव जो है, ये अपने डिमिट्री साहब भी बात बोल रहे थे कुछ कि भाई ऐसे कुछ जीव जो बैक्टीरिया छोटे हैं, अभी इनको पता ही नहीं था कि भाई वायरस नाम की कोई चीज होती है। फिर बीजरनिक साहब ने भी क्या किया, तंबाकू से तरल निकाल के देखा, ठीक है, उन्होंने भी देखा, तो फिर उन्होंने नाम दिया कि ये जो है नए जो जीव दिख रहे हैं जो रोग कर रहे हैं, ये कौन से, इन जीवों का नाम क्या दिया, वायरस जो नाम है किसने दिया, बीजरनिक साहब ने दिया। फिर एक साइंटिस्ट है WM स्टानले, 1935 की बात है, ठीक है। वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, इन्होंने क्या किया, वायरस को रवेदार बनाया सकता है, क्रिस्टल के रूप में इसको बनाया जा सकता है। इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है, और उन्होंने कहा कि ये जो रवा जो बना है, जो क्रिस्टल्स बने हैं, ये मुख्यतः इनमें क्या होता है, प्रोटीन ही होता है, ठीक है। चलो, ये WM स्टानले की बातें, तो तीनों साइंटिस्ट हैं, इनकी आपको बातें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर बात करें वायरोइड्स की, वायरस की बात करिए, लाइकेंस की बात करिए, बात करिए वायरोइड्स की। वायरोइड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, मैं आपको वापस समझा रहा हूं। वायरस जो था, ठीक है, उसमें वो दो चीजों से मिलकर बना था, कि तो प्रोटीन का आवरण था, दूसरा उसमें आनुवांशिक पदार्थ था। प्रोटीन का आवरण जो है वो संक्रामक था, या फिर आनुवांशिक पदार्थ जो वो संक्रामक था, मतलब जो संक्रमण का काम हुआ किसका, आनुवांशिक पदार्थ का था। अब बात करें अपन वायरोइड्स की। वायरोइड्स जो है वो 1971 की बात है, 1971 में एक साइंटिस्ट है टीओ डायनेर, ठीक है, ध्यान में रखना है, इस साल भी ध्यान में रखनी है, और इस साइंटिस्ट का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। 1971 की बात है, एक साइंटिस्ट टीओ डायनियर, टीओ डायनियर ने क्या किया, वायरोइड्स की डिस्कवरी करी, ठीक है। अब वायरोइड्स और वायरस में क्या फर्क है वो आपको पता होना चाहिए। वायरस और वायरोइड में क्या फर्क है, इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता। वायरस में क्या होता है, प्रोटीन का आवरण भी होता है और आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, लेकिन वायरोइड के अंदर प्रोटीन का आवरण नहीं होता। मतलब ये वायरस है, मैं आपको दिखाता हूं, मान लो ये वायरस है, ठीक है, तो आपका वायरोइड कैसा होगा, ये वायरोइड है, ये वायरोइड है, ये क्या है, वायरस, ये क्या है, वायरोइड,
ठीक है, मतलब वायरोइड के अंदर आपका आवरण है ही नहीं, प्रोटीन का आवरण नहीं होता। ठीक है, तो वायरोइड के अंदर प्रोटीन का आवरण नहीं होता, फ्री डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आवरण नहीं होता, डीएनए जो फ्री आपका आरएनए जो है वो अलग से घूम रहा है। अब यहाँ पर आरएनए फ्री आरएनए पाया जाता है, तो फ्री आरएनए देखो, आरएनए जो है मुक्त रूप से घूम रहा है बेचारा। ठीक है, ये जो आरएनए होता है वो आणविक, इसका आणविक भार भी कम होता है। ये आपको लाइन आपको ध्यान में रखनी है। ये जो आरएनए होता है वायरोइड का, इसका आणविक भार जो है, मोलिकुलर जो वेट है वो कम होता है इसका। ठीक है, संक्रामक कारक होता है ये। ठीक है, इसमें संक्रामक की जगह क्या है, देखो मैं आपको बताया वायरस के अंदर प्रोटीन आवरण होता है और आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्रोटीन आवरण और आनुवंशिक पदार्थ दोनों में संक्रामक कौन होता है, आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है वायरस के अंदर। वही मैं बात करूं वायरोइड के अंदर, अब वायरोइड के अंदर भाई प्रोटीन आवरण का तो काम ही नहीं है, बचा कौन आपका आरएनए, तो ये क्या होता है, संक्रामक होता है। ठीक है, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग करता है, कौन करता है, वायरोइड जो है वो क्या करते हैं, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर नामक एक रोग है वो करते हैं। ठीक है, ये रोग का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, ये सारी चीजें मेंशन्ड है। और वायरस से छोटा होता है, बिल्कुल वायरस से छोटा होगा क्योंकि इसमें तो आवरण है ही नहीं, इसमें तो आवरण है ही नहीं, तो वायरस से तो छोटा ही होगा, बिल्कुल छोटा ही होगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है इसमें तो इतनी सी चीज है, तो ये छोटा ही होगा वायरस से। चलो अब एक और आता है प्रायंस। ठीक है, ये प्रायंस की ओर बात कर लेते हैं। इसमें सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, ये सिर्फ किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इनमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। ठीक है, इनमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, यहां संक्रामक पदार्थ लिख दिया मैंने, आनुवांशिक पदार्थ आएगा यहां पे, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, यहां पर जो आपका आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, अभी देखो मैं इसको बनाता हूं, ये कुछ इस प्रकार का है आपका, ये आपका प्रोएन है। ठीक है, इसमें देखो आनुवांशिक पदार्थ ही नहीं है। ठीक है, देखो तीनों में डिफरेंस देख लो भाई, ये वायरस है, वायरस के अंदर प्रोटीन का आवरण भी है और अंदर आनुवांशिक पदार्थ भी है, ये वायरस हो गया। वायरोइड के अंदर प्रोटीन का आवरण नहीं है, प्रोएन के अंदर क्या है, प्रोटीन का आवरण तो है लेकिन अंदर आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। समझ में आई बातें, चलो तीनों में डिफरेंस। तो ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन का आवरण ही है, इनमें आनुवंशिक पदार्थ तो है ही नहीं। और इनमें प्रोटीन का जो आवरण होता है ना वो संक्रामक होता है। वायरस के अंदर प्रोटीन का आवरण भी होता है और आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। संक्रामक कौन होता है आपका, वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ वो आपका संक्रामक होता है। वही बात करो वायरस की, उसके अंदर प्रोटीन का आवरण नहीं होता, सिर्फ आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है और वो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, संक्रामक होता है। वही बात करूं प्रायंस की, तो प्रायंस के अंदर प्रोटीन का आवरण ही होता है, आनुवंशिक पदार्थ उसमें नहीं होता, आनुवंशिक पदार्थ उसमें नहीं होता। तो यहां पर संक्रामक कौन होगा, प्रोटीन का आवरण जो है वो क्या होता है, संक्रामक होता है। ठीक है, अब ये जो है कुछ तंत्रिका संबंधी रोग करते हैं, कौन प्रायंस जो है कुछ तंत्रिका संबंधी रोग करते हैं। एक तो करते हैं मैड काउ डिजीज, या फिर इसको क्या कहते हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसको शॉर्ट में बीएससी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, मैड काउ डिजीज और बीएससी। ठीक है, ये रोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसे समझो कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ठीक है, दिमाग की डिजीज है, पागल हो जाता है इंसान में, है ना। तो ये तो है आपकी मवेशियों से रिलेटेड है। मवेशी किसको कहते हैं, जो आपकी गाय भैंस हो गए ना, है ना, इनमें ये रोग होता है। ठीक है, और ये जो है ये इंसानों के अंदर होती है, कौन सी, सीआर जैकब डिजीज, सीआर जैकब डिजीज, सीजेडी शॉर्ट में इसको कहेंगे। ठीक है, ये इंसानों में होगी। ठीक है, इंसान ये रोग जिसमें हो जाएगा वो पागल सा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में क्या है, एनालोगस वेरिएंट है। दोनों आपस में क्या है, ये जो सीजेडी और जो बीएससी वाले जो है दोनों आपस में क्या है, एनालोगस वेरिएंट है। मतलब दोनों कार्य दोनों का सेम ही है। ये मवेशियों के अंदर हो रहा है, ये आपके इंसानों के अंदर हो रहा है, लेकिन दोनों में काम वही है, पागल करने का काम है। दोनों में काम क्या है, पागल करने का ही काम है। ठीक है, तो दोनों क्या है, एनालोगस वेरिएंट है। तो ये आपको पता लग गया। वायरस, वायरोइड और प्रायंस में आपको फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट यहां पर एक चीज और लिख रखी है, साइज वायरस के समान होती है। ठीक है, वायरस और वायरोइड में साइज किसकी बड़ी होगी, वायरस की। वायरोइड छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें प्रोटीन का आवरण ही नहीं होता। प्रायंस की बात करें तो इनकी जो साइज है वो वायरस के समान होती है। कैसे होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन का आवरण होता है, बिल्कुल होता है। अंदर खाली जगह है भाई, अंदर खाली है, उससे क्या मतलब भाई। ठीक है, साइज अंदर की थोड़ा ना देखेंगे, बाहर से देखेंगे ना कितना बड़ा है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है प्रोएन और आपकी जो है आपका वायरस है, इनकी साइज समान होती है। इसी के साथ अपना चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।